बहुत सारी चीजें हैं जो हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये मैंने अभी भी रियलाइज किया है। जैसे सॉफ्ट स्किल्स, कि कैसे बात करना है लोगों से, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सुनना है। मोर इम्पोर्टेंटली सेल्फ केयर के बारे में कुछ बात नहीं बताई गई। कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे मेंटल हेल्थ को तो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कभी नहीं बताया गया। साइबर सेफ्टी, साइबर एटिकेट्स, साइबर बुलिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता। हेल्थ केयर के बारे में ये बस बताया गया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, हेल्थी खाओ, हेल्थी खाओ, हेल्थी खाओ। पर और सारे एक्सपेक्ट जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है उसके बारे में हमें नहीं पता था। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बस यही पता था कि एक टाइम टेबल बनाना है और उसके हिसाब से ही चलना है। पर उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, और वो एक टाइम टेबल कैसे हमारे पूरे डे टू डे लाइफ को सिंक्रोनाइज कर सकता है, ये कभी नहीं बताया गया। हमारे क्या लॉस है, हमारे क्या क्या राइट्स है, बस ब्रीफ इंट्रो था कि ह्यूमन राइट्स होता है, कुछ ऐसा होता है, वैसा होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है कुछ नहीं पता। इस कारण से हो सकता है कई लोगों में अभी पुलिस से डर लगता है, कोर्ट से, पेपर वर्क से डर लग जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल फाइनेंसेस। पर्सनल फाइनेंसेस एक ऐसा टॉपिक है विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ऐसा टॉपिक है जो डेली लाइफ में आप हर दिन हर समय एक्सपीरियंस करेंगे, पर बचपन से कभी नहीं सिखाया गया इसको। तो इस वीडियो में कैसे हम अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं जानेंगे। बीइंग फ्रॉम एकेडमिक फैमिली, यही पता था कि पढ़ाई में पढ़ाई अच्छे से करनी है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है। बस घर में बस एक ही माहौल रहता था, पढ़ाई करो, एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आओ और एक अच्छी नौकरी तभी आपको मिलेगी। स्कूल में काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस और भी बहुत कुछ। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से अगर बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायो, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। फाइनल प्रॉफ में जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल, ऑर्थोपेडिक्स, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, सीएफएम, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और इतने सारे सब्जेक्ट बनाए गए। क्या कुछ नोटिस किया आपने? एक सब्जेक्ट है जो कभी नहीं पढ़ाया गया, 15 साल के स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, 5.5 साल के एमबीबीएस में भी नहीं पढ़ाया गया। वो है मनी, द फाइनेंशियल एजुकेशन। बिल्कुल नहीं दी गई। इनफैक्ट मैं अभी एमडी कर रहा हूँ, अभी भी मुझे कुछ नहीं पता होता अगर मैंने खुद से नहीं सीखा होता फाइनेंस के बारे में। तो आई नो कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि जो भी चीजें मैंने सीखी है आज तक वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आती है। और मैं जिस लेवल पे हूँ तो कहीं ना कहीं उस जो चीजें सीखी है उस कारण ही हूँ। बट फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे सिलेबस में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एटलीस्ट कंपलसरी नहीं तो कम से कम ऑप्शनल सब्जेक्ट के फॉर्म में तो होना ही चाहिए। बचपन में मेरे लिए मैथ्स ही फाइनेंस हुआ करता था। रमेश के पास 100 एप्पल्स है, उसने सुरेश को 20 एप्पल्स दे दिए, अब रमेश के पास कितने बचे? दिस वॉज फाइनेंस फॉर मी। 10 रुपए की पेन, 5 रुपए का शार्पनर, 5 रुपए का इरेजर लिया और दुकानदार को 50 का नोट दे दिया। अब दुकानदार मुझे कितना वापस करेगा? दिस वॉज फाइनेंस फॉर मी। सेविंग करो और उसको कन्वेंशनली एफडी में डाल दो और कैलकुलेट करो कि 4-5 साल में मुझे कितने इंटरेस्ट मिलेगा। इतना करके मुझे लगता था कि मैं फाइनेंस का मास्टर बन गया। प्रैक्टिस करनी शुरू करी, सैलरी हाथ में आई तो देखा
जितना बोला गया था उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। पता चला टैक्स भी कुछ होता है, किसी काम के लिए कुछ जरूरी एक बड़ा अमाउंट मुझे चाहिए था, तो उस समय मौजूद नहीं था मेरे पास, तो मैंने लोन लेने की कोशिश करी। तब जाके पता चला कि सिविल स्कोर नाम का कोई चीज होती है। और भी बहुत सारी चीजें मैंने धीरे धीरे जाके एक्सपीरियंस करी। फिर लगा कि यार मुझे फाइनेंस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कोशिश किया, ढूंढने की कोशिश करी अलग अलग सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से, कि कहाँ से मुझे फाइनेंस की नॉलेज मिल सकती है। बिकॉज डेफिनेटली एकेडमिक्स में बिल्कुल नहीं सिखाया जाए, और जिस फील्ड पे मैं हूँ, जिस मेडिकल फील्ड में हूँ, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं फाइनेंस के बारे में सिखाया जा सकता। बेसिकली मैंने अपना फाइनेंशियल एजुकेशन 4 सोर्सेज से लिया। पहला, मेरे मेंटर्स, मेरे पेरेंट्स। एक्चुअली मेरे घर में आदत है कि कोई भी चीज़ खर्च होती है तो उसका एक डायरी में रिकॉर्ड रख लिया जाता है कि हाँ इतने पैसे इस चीज़ के लिए गए हैं। वहीं से मैंने बजटिंग भी सीखी कि कैसे बजट बनाना चाहिए, कैसे सेविंग करना चाहिए। एंड उस समय का सो कॉल इन्वेस्टिंग बचपन में सीखी कि हाँ अगर पैसे थोड़ा सा सेव करके एफडी में डाल देना चाहिए, कभी कभी गोल्ड ज्वेलरी ले ली चाहिए। और हाँ, एक बैकग्राउंड में एक नॉलेज ये भी था कि प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, इस चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, पर उस समय उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि इन्वेस्ट कर सके। पर हाँ, एक पता था कि हाँ ऐसा करना चाहिए। सेकंड सोर्स था मेरा बुक्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी सारी बुक्स हैं, सारी फाइनेंस रिलेटेड या सेल्फ हेल्प। जैसे एक बुक है जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला मेरी एजुकेशन में, वो है रिच डैड पुअर डैड। बहुत कुछ सीखने को मिला, मस्ट रिकमेंडेड। सेकंड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आप सीखेंगे इस बुक में कि कैसे सेविंग करना चाहिए। एक बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच, रमेश सेठी की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप बैंकिंग से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए, लोन्स होते हैं तो उसमें कैसे काम करना चाहिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। कभी पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स है जो पढ़ी है। इसके अलावा अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन करना, जैसे मेरे सीनियर्स, फाइनेंस बैकग्राउंड के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कलीग्स, और बहुत सारे मेरे बिजनेस पार्टनर्स, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और इसको मैं अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा जो मेरे फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए है, वो है यूट्यूब। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स, बहुत एक से एक बढ़ के चैनल्स, जैसे लेबर लॉ एडवाइजर, एलएलए चैनल, इंश्योरेंस के बारे में सीखा, बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड एक्ट एंड लॉस के बारे में सीखा। एसेट योगी, प्रांजल कामरा, अक्षत श्रीवास्तव, सारे बहुत एक से एक बढ़कर दिग्गज है जिन्होंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में मुझे सिखा। सीए रचना रानाडे का वीडियो, फन विद फाइनेंस कह सकते हो आप, बहुत अच्छे से, बहुत फन के साथ आप फाइनेंस सीख सकते हैं। वेल्थ सागा, मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शंस भी है जो आप सीख सकते हैं। जस्ट फॉर, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टिंग, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, सो एक चैनल है टैक्सेशन विद सीए साहिल, टैक्सेस के बारे में आप सीखेंगे, जीएसटी के बारे में आप सीखेंगे। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट, अंकुर वारिको, फाइनेंस, लाइफ, कैरियर, हैप्पीनेस और व्हाट नॉट, सब चीज के बारे में सीखा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि एफडी नहीं करवानी चाहिए। एफडी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। और और एक चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट चैनल जिसको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, वो है अली अब्दाल का चैनल। एक्चुअली ही इज आल्सो अ डॉक्टर। सो और इस चैनल को स्टार्ट करने का बहुत बड़ा क्रेडिट अली अब्दाल को भी जाता है, जिनके वीडियोस मैंने इंस्पायर होकर चैनल स्टार्ट किया है। इन सब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में जो चीज मैंने सीखा है, कोशिश रहेगी कि सब कुछ आपको आपको एक्सप्लेन कर सकूं इस एक वीडियो पे। एक डिस्क्लेमर, ये कोई एक्सपर्ट लेवल का वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट द बेसिक नॉलेज जो सबको होना चाहिए, एक मस्ट नो टॉपिक जो हर व्यक्ति के लिए काम करे। जो मैंने लैक महसूस किया था, मैंने चाहता कि हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो। सो विल स्टार्ट विद अ प्रेजेंटेशन।
तो बात करते हैं व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल एजुकेशन, हम यहाँ से सीखेंगे। तो बेसिकली फाइनेंस में हम 3 पार्ट में बात करेंगे, व्हाट इज इंश्योरेंस, द सेकंड थिंग इज इमरजेंसी फंड, एंड थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट। कोशिश करिएगा ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में रहे, सीक्वेंस को स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहला इंश्योरेंस। तो जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे आपके सामने चीजें आएगी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आएंगे, पर कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करिएगा। दोनों अलग अलग एंटिटीज है, दोनों को अलग अलग ही रहने दीजिए। कभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं लीजिए जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स हो। बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस है, आप कौन सा लें? सिर्फ 2 ही तरह के इंश्योरेंस आपको लेने चाहिए। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा कोई तीसरा इंश्योरेंस मैं रिकमेंड नहीं करता। इनके सामने 80D 80C लिखा है, वो बताऊंगा मैं आगे जाके कि व्हाट इज दैट। तो हर फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और कम से कम 5 लाख का हर आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए, या फिर आपके शहर में जो भी कॉस्ट ऑफ हार्ट सर्जरी है उतना तो होना ही चाहिए। और सेकंड इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। ये आपके एनुअल सैलरी की 20 to 25 टाइम्स का कवरेज आपको मिलना चाहिए, या फिर 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम प्लस योर लोन्स एंड लायबिलिटीज। ये हर अर्निंग मेंबर जो फैमिली में हो उसका टर्म इंश्योरेंस प्लीज करवा लीजिएगा। अब आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? गॉड फॉरबिड, पर कभी अभी किसी की नौकरी चले गई या कुछ समय के लिए इनकम आना बंद हो गई, तो आपकी जो डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मिनिमम ये फंड 6 महीने का होना चाहिए, और आइडियली 12 महीने का तो होना ही चाहिए। यानी कि आपकी जो मंथली जो एक्सपेंसेस है, सारे सारे ऐसे एक्सपेंसेस को हटा के जो आपके लग्जरीज में काउंट करते हैं, जब बेसिक जो एक्सपेंसेस है वो इनटू 6 मंथ, तो आपका मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा, एंड इनटू 12 मंथ करते हैं तो आपका 12 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। अब आपने इमरजेंसी फंड तो बना लिया, पर इस फंड को रखना कहाँ है? क्या बैंक अकाउंट में रखना है और उसको खराब होते रख देना है जहां पर आप 2.5-3% का इंटरेस्ट लेंगे, या उसको एफडी में डाल देना चाहिए जिसमें आप 4-5% का इंटरेस्ट लेंगे? एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है वो 6-7% के आसपास चल रहा है। तो अगर एफडी में डालते हैं आप 5% के, तो 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पैसा हर साल 2% कम हो रहा है। तो आपको पैसे बढ़ाने थे और आप तो हर साल के पैसे कम कर रहे हैं, तो डाले कहाँ? तो दिस इज द रूल 10-20-70। जब इमरजेंसी आती है तो कैश थोड़े से होने चाहिए, तो 10% कैश अब अपने पास रखिए, जिससे जो जब तक आपकी जरूरत है वो 10% कैश आप अपने पास रख सकते हैं। 20% कैश, 20% मनी आप अपने बैंक में रखिए, जब भी जरूरत पड़े तुरंत निकाल सके। और तीसरा लिक्विड म्यूचुअल फंड, उसमें आप 70% जो अमाउंट है वो एलोकेट करिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड लगभग लगभग इन्फ्लेशन के आसपास ही रहते हैं। इससे क्या है, आपके पैसे खराब भी नहीं होते और सेफ भी रहते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे डालते हैं तो आप रिडीम करना चाहे तो विद इन 24 आवर वर्किंग डेज अगर हो तो आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं। और जब तक ये पैसे आते हैं उस समय तक के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कैश और बैंक तो है ही। अगर आप क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं तो हो सकता है ये कैश भी आपको ना रखने की जरूरत पड़े। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट। अब पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला, जो बैलेंस तो हाइब्रिड फंड है उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिटर्न तो उतने नहीं होते हैं पर एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा लग जाते हैं। फंड ऑफ फंड, एक फंड में आप पैसे डालते हैं तो वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है,
और उस फंड का फंड अगर हो तो डबल आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। न्यू फंड ऑफरिंग्स, कोई नया फंड आया है, एक बार उसको जाने तो दीजिए कि कैसा होता है, कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो मार्केट में, और एक बार वो प्रूव कर दिया कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब आप जाके ले लीजिएगा उसे। रेगुलर फंड बिल्कुल नहीं, कमीशन बहुत ज्यादा होती है। लार्ज कैप एक्टिव और मिड कैप एक्टिव में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते किसी फंड मैनेजर को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, तो उसमें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बजाय आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड लगा सकते हैं, या लार्ज कैप मिड कैप फंड जो होते हैं उसमें लगा सकते हैं। सेक्टोरल थीमेटिक फंड ना, एक्चुअली सेक्टोरल और थीमेटिक जो फंड होते हैं वो सीजनल होते हैं, हर समय वो एक्टिव नहीं रहते, पर पैसे तो आपको हर समय ही रखने हैं। वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक होते हैं, पर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। डेब्ट फंड में उतना लंबे समय तक अगर रखना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़े समय के लिए हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, और उसमें ही रखना है तो बेस्ट है कि एफडी में रख लो। एफडी में अगर आप रख रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास सिक्योरिटी रहेगी कि जितना है उतना तो मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म अब आता है बजट। इन्वेस्टमेंट करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले बजट बनाना। इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, कितना आपके घर के लिए यूज होगा, कितने आपके बॉन्ड्स के लिए यूज होगा, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो एक बहुत कॉमन रूल होता है बजट का, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। जो भी आपकी इनकम आई उसमें से आपने अपने खर्चे निकाल दिए, सारे खर्चे कर लिए, उसके बाद जो भी पैसे बचे उससे उसको आपने सेविंग करी और इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। पर एक्चुअल में ये तरीका गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमको जो भी इनकम आती है उससे पहले सेव करना चाहिए, अपने आप को पहले पैसे देना चाहिए, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनसे एक्सपेंस करना चाहिए। दिस इज द आइडियल वे, जिससे आप बहुत अच्छे से बजटिंग कर पाएंगे। तो आपको 50% पैसे आपके नीड्स में रखने चाहिए, 30% वॉन्ट्स में, 20% पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे। अब रिकॉर्ड कीपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बजट तो बना लिया, पर आपको पता कैसे चलेगा, आपको याद तो रहेगा नहीं कि उस महीने की 1 तारीख को आपने इतना खर्च किया था इस चीज पे, 15 दिन के बाद आपने यहाँ पर ऐसे इतना इतना खर्च किया है, नहीं पता होगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी मस्ट फॉर एवरीवन। तो आप चाहे तो आप डायरी में लिखना चाहे डायरी में लिख सकते हैं, या फिर एक्सेल शीट्स बना सकते हैं जहां पर आप काम करना चाहे। तो नीड्स नीड्स मतलब जैसे आपका रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, खाने पीने के खर्चे, ग्रोसरीज हो गई, कोई लोन या ईएमआई डिफरेंट डिफरेंट अगर चल रही हो आपकी, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर वहाँ पर ये पैसे यूज कर सकते हैं। बच्चों की फीस या अपनी पढ़ाई की फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, डिफरेंट डिफरेंट फीस, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिए हो आपने, तो वो सब नीड्स के अंदर आएंगे। बॉन्ड्स के लिए अगर आप कुछ समय में एक कार लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है उसके डाउन पेमेंट, घर लेना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं, रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो उसकी डाउन पेमेंट या उसमें जो भी पैसे लगने वाले हैं, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाह रहे हो जैसे एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर कोई बड़ी चीज वो बनाना चाह रहे हो, तो वहां से आपको करना होगा। एक इमरजेंसी फंड बनाना है तो आप कोशिश करिए जो भी वांट्स है उनको कम करके इमरजेंसी फंड में डालें, और मिसलेनियस खर्चे जो बता के नहीं आते पर हो जाते हैं वैसे खर्चे आप वांट्स पर रखिए। इन्वेस्टमेंट जो 20% है वो आपके इक्विटी में जाएगा, डेप्ट में जाएगा, गोल्ड, और इफ यू आर कंफर्टेबल तो क्रिप्टो में डाल सकते हैं। तो बजट कैसे होना चाहिए, आप ये सेम टू सेम फॉर्मेट आप एक्सेल में बना सकते हैं या फिर गूगल शीट्स में बना सकते हैं, जिससे आप अपने आप को अपडेट रखें। हर महीने का अलग अलग आप शीट्स बनाइएगा। तो जैसे नीड्स में 50% आपने बजट दिया है, तो 50% आपके सैलरी का कितना हो रहा है तो वो आपका बजट हो गया। उस बजट को आप एलोकेट करोगे ए बी सी या डी जो भी चीजें हैं, रेंट हो गया, फूड हो गया, ग्रोसरी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज में। और जिस दिन भी आप एक्सपेंड करेंगे उस पैसे को, तो उस डेट के सामने आप लिख दीजिएंगे। सिमिलरली फॉर वांट्स 30% एंड बजट फॉर 20% इन्वेस्टमेंट। इससे सब करते आपने कितना स्पेंड किया नीचे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, और रिमेन आपका कितना बच रहा है और कितना आप
स्पेंड और कर सकते हैं या फिर कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं करती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद आपको अब इन्वेस्ट करना शुरू करना है कि आपने 20% इन्वेस्टमेंट का बचा लिया, अब उस 20% को आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। एक्चुअल में इन्वेस्टिंग होगी आपके एज के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका एज 50 साल है और आज खुल के मतलब हर पूरा पैसा इक्विटी में लगा दिया, पूरा पैसा क्रिप्टो में लगा दिया, या 20 ईयर्स के है तो आप बहुत बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाह रहे हो कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, बहुत प्यार से एफडी में पैसा डाल कर रखेंगे और पैसे को खराब करेंगे। जब आप 20s में होते हैं तो आपके पास बहुत लंबा हॉरिजन होता है चीज़ों को देखने का। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 30% आप डायरेक्ट स्टॉक में डालिए, 40% आप पोर्टफोलियो जैसे म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस में आप डाल सकते हैं। 20% पैसे आप अपने गोल्ड में डाल सकते हो या फिर कोई बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकते हो या डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। रिकमेंडेड है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आप ले, ये आरबीआई इशू करता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि 2.5% पर ईयर आपको इसमें डिविडेंड भी मिलेगा। एंड क्रिप्टो में आप 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप 30s में आते हैं तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पैसा सिक्योर रहे, तो आप 40% पैसा अपनी इक्विटी में डालते हैं और 30% गोल्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। और अगर आप सेटल होने के चाह रहे हैं तो कमर्शियल रियल एस्टेट में भी डाल सकते हैं अगर आपके इनकम ठीक ठाक आ रही है, और 10% गोल्ड या यूएस स्टॉक में डाल सकते हैं। 40s में माना जाता है कि आपकी इनकम लगभग लगभग स्टेबल हो गई है, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सेटल हो रही है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो इन सबको नजर में रखते हुए अब आपको बनाना पड़ेगा अपना बजट, और उसी के हिसाब से होगी आपकी इन्वेस्टिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप 40s में हो तो अपने जो पास्ट में गलतियां करी हो किसी भी कारण से, कि अच्छे से जानकारी नहीं थी, उतनी एजुकेशन नहीं था, फाइनेंशियल एजुकेशन उतना नहीं था जिस कारण से आप सही डिसीजन ले पाते, या फिर किसी के देखा देखी में आपने गलत डिसीजन ले लिया, वो सबको करेक्ट करने का इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोन मैनेजमेंट। कोशिश करिए कि कभी भी लग्जरी के लिए लोन नहीं लीजिए। ओनली जो जरूरतें हैं, बहुत ज्यादा जरूरत वाली चीजें हैं, उस पर ही लीजिए। और आपकी ईएमआई 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 जो इनकम है आपका उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए ईएमआई में आपकी इनकम का। अब आपने लोन तो ले लिया, पर इतने सारे लोन है कि पहले कौन से किसको चुकाए। तो क्रेडिट कार्ड की इनकम लगभग 35 से 40% पर एनम की इनकम होती है, तो कोशिश करिए इन सबको आप हटाए। उसके बाद पर्सनल लोन लगभग 11, 12, 15 तक की इसकी इंटरेस्ट होता है, तो आप इसको उसके बाद चुकाएं। और ऑटो लोन लगभग 9-10% के आसपास कई बार ऑटो लोन होता है, और इनमें तो कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता, तो कोशिश तो यही करिए कि ये लोन को पहले चुका दीजिए। उसके बाद एजुकेशन लोन होता है, और होम लोन को आप थोड़ा लंबे समय तक चलने दे सकते हैं क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। फिर बात आती है टैक्स सेविंग वाले। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है, ऐसी जगह में इन्वेस्ट करिए जो आपको टैक्स सेव करने में मदद करे। 80C में 1.5 लाख तक की आप सेविंग कर सकते हैं। तो आप जैसे लॉन्ग टर्म अगर हॉरिजन है आपका और पैसे की आपको लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग 10 से 15 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कोशिश कर सकते हैं एनपीएस में पैसे डाल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हैं, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में डाल सकते हैं। और अगर एनपीएफ में अगर डालते हैं आप तो आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है। पर आपको लगता है कि इतने साल तक अगर पैसा आप फंसा कर नहीं रखना चाहते, तो एक और तरीका होता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें 3 साल के लिए सिर्फ पैसा लॉक इन होता है और आपको मार्केट का बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। होम लोन का जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो भी 80C के अंदर ही कवर हो जाता है, तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे शॉर्ट टर्म। आपके जो शॉर्ट टर्म गोल हो जाते हैं तो उन पे आप फोकस करेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म में बच्चों की फीस है, या फिर किसी किसी का एजुकेशन का है, छोटी मोटी अगर गाड़ी लेनी है उसके बारे में सोच रहे हो आप, तो उस चीज के लिए पैसा आप
डेब्ट में या बॉन्ड में रख सकते हो, और 30% आप इक्विटी में रख सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हो आप, तो इक्विटी में 60% डाल दीजिए, डेब्ट बॉन्ड में 30 और गोल्ड में 10%। और अगर रियल एस्टेट अगर आपको लगता है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर एक फाइनेंशियली बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता है अगर आप शिफ्ट करते रहते हैं बार बार एक अपनी जगह को, बिकॉज जो एक्चुअल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम बहुत कम होता है, और एक सिक्योरिटी सेंस के लिए आप अपने लिए घर ले सकते हैं। अगर आप प्लॉट लेते हो तो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है। कमर्शियल जो रियल एस्टेट होते हैं उसमें रेंटल इनकम बहुत अच्छी होती है। तो इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें और कहाँ करें? अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक ले सकते हो, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड या स्मॉल केसेस में कर सकते हो। डेप्ट हो तो बॉन्ड या PPF EPF में कर सकते हैं। अगर गोल्ड में करना है आपको तो बेस्ट तो यही है कि SGB आप लीजिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो RBI इशू करती है, या फिर ETF या स्मॉल केसेस बहुत सारे हैं जो गोल्ड में भी डील करते हैं। और रियल एस्टेट के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। अब बात आती है टैक्सेस की। जो भी कमाया है उसका क्या, जो भी टैक्सेस कैसे देंगे उसे? तो बात आती है लोग कहते हैं कि जो आपकी जो सैलरी मिल रही है उससे आप टैक्स बचाओ, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सैलरी बचानी है टैक्स से, क्योंकि टैक्स पूरा सैलरी खा जाता है अगर आपने सही से मैनेजमेंट नहीं किया तो ये टैक्स स्लैब्स है, डिफरेंट डिफरेंट इनकम में अलग अलग टैक्स स्लैब है। आप कितना इनकम आपकी है उसके हिसाब से अपना टैक्स स्लैब चूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शन और एक्सेम्पशन जिसमें आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स का। जैसे जैसे 1010D, उसमें लाइफ इंश्योरेंस की जो मैच्योरिटी में अमाउंट होता है पूरा अमाउंट एक्सटेम्प्टेड होता है। 1030 नहीं, HRA आप क्लेम कर सकते हैं, और विच एवर इज मिनिमम या फिर एनुअल HRA जो आपको मिलता है, या 50% एनुअल सैलरी या एनुअल इनकम माइनस 10% ऑफ बेस इनकम, इन सब में से तीनों में सबसे कम जो आएगा वो आप HRA क्लेम कर सकते हो। 69A स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितनी भी आपकी सैलरी है सबसे पहले 50,000 कम हो जाएगा, उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 24B जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसमें अप टू 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। 80C में 5 ईयर की FD, NPS, NSC, PPF, EPF, सुकन्या समृद्धि, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस या होम लोन का प्रिंसिपल, टोटल मिला के 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हो, अपने लिए ले रहे हो, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ले रहे हो तो 25,000 तक का आप टोटल क्लेम कर सकते हो। साथ में अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं तो उनके लिए एडिशनल 25, मतलब 25 + 25 50,000 का आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स मोर देन 60 ईयर्स के हैं तो 50,000 और क्लेम कर सकते हो आप। हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। और 80DD मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, 40 to 80% डिसेबिलिटी है तो 75% आप क्लेम कर सकते हैं, एंड मोर देन 80% है तो आप 1.25 lakhs क्लेम कर सकते हैं। अगर 80DD भी कुछ स्पेसिफिक डिसीज है, जैसे न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 50% डिसेबिलिटी, मैलिग्नेंट कार्सिनोमास, एड्स, क्रोनिक किडनी डिसीजेस, हेमेटोलॉजिकल डिसीजेस, उसमें भी आप अच्छा खासा लिमिट क्लेम कर सकते हैं। अगर 8 साल तक जो आपने एजुकेशन लोन लिया है, पढ़ाई के लिए जो भी लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट में 8 साल तक आप पूरा का पूरा डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका होम लोन, पहली बार आपने होम लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट है मोर देन 2 lakhs आ रहा है, तो आप एडिशनल जो ऊपर का अमाउंट है उसमें 80 EEA के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। पर उस सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, 45 लाख की प्रॉपर्टी से कम होना चाहिए, आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 45 लाख से कम होना चाहिए, तो उसमें आप 50,000 और कर सकते हो। रजिस्टर्ड जगह पे, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपने चैरिटी दी है तो 50 to 100% आप क्लेम कर सकते हो। ऐसे लोग जिसको HRA नहीं मिलता पर वो बाहर रहते हैं, रेंट देना पड़ता है, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन दे रहे हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं और लेस देन 10
अप टू 10,000 आप उसके इंटरेस्ट पे क्लेम कर सकते हो। डिसेबल्ड लोग भी सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो डिसेबिलिटी है, मोर देन एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए उस आदमी की, तो वो क्लेम कर सकता है। कैपिटल गेन्स, हाँ, जैसे आपने कोई चीज मान लो आज 1 लाख रुपए का लैंड खरीदा और 5 साल के बाद 2 लाख रुपए में बेच दिया। खरीदा 1 लाख में, बेचा 2 लाख में, कैपिटल गेन हुआ 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। तो हाँ, अगर अगर वो पैसा आपको इनहेरिटेट करते हैं, आप इनहेरिटेट करते हैं, आपके घर वालों ने आपको इनहेरिट किया है, तो उस पर आपको कोई गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं, और अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज में अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। अब जो भी आपने टैक्स दिया है और उसको एक बार चेक किया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा कि आपने सही से इनकम तो भरा है ना, और अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया है तो हो सकता है वो रिटर्न आ जाए। तो ITR एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। इनकम टैक्स ITR 1 से लेके ITR 7 तक। नॉर्मल जो सैलरीड पर्सन होते हैं ज्यादातर ITR 1 में ही आते हैं, तो ITR 1 ही क्लेम करते हैं। तो इसके एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ABCDEFG। तो ये देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ ITR फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं कि ITR 1 लिखा हुआ है, पार्ट 1 जनरल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि पैन नंबर किसका है, जिस भी आदमी का ये ITR फॉर्म है उसमें पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ये सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जो पर्सनल डिटेल जो है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, वो इसमें दी गई है। इसके बाद पार्ट B में ग्रॉस इनकम कितना दिया गया है। इसके बाद सैलरी, जो पेंशन है उसमें HRA कितना है, स्टैंडर्डाइजेशन कितना हो, जो हमने बात की थी। हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें से कितना आप सेल्फ वाली है या फिर लेट आउट वाली है, रेंट वाली है, वो सब भी आप देख सकते हैं। अगर कहीं और इनकम आपकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आ रही है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं आप। डिपॉजिट अगर हुआ है कहीं अलग अलग जगह पे पैसे, तो वहां से कितने पैसे आ रहे हैं। डिविडेंड, अगर स्टॉक लेके रखा है वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। 80C की बात कर रहे थे वहां से, और डिफरेंट वे 80C, CCD, वहां से आपने जितना इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकते हैं आप। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कर सकते हैं, चैरिटी जो किया है वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। फिर D में आता है कि आपको पता चलेगा कि कितना आपका टैक्स बन रहा है। अलग अलग आपने देख लिया कि हेल्थ और फैमिली 80D में कितना कितना आ रहा है। डोनेशन के बारे में देख लिया। TDS अगर काटा गया है तो वो TDS के हिसाब से कितना आपने दे चुका है और अब कितना बच रहा है। और ये सब करने के बाद आपका फाइनल बजट चलता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, आप यहाँ पर ऑथराइज करते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, ये है, मेरे डिटेल्स हैं, और मैं कॉम्पिटेंट हूँ टू मेक दिस रिटर्न एंड वेरीफाई इट, बस। और हाँ, जब ITR भरते हैं तो कोशिश करेगा ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। जैसे फॉर्म 16, अगर आप सैलरीड है तो फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर दे देगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, आपके कोई लोन चल रहे हो तो आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहे तो आपको क्लेम करने में आसानी हो जाएगी। फॉर्म 26AS, इसमें TDS डिटेल्स होगी, वो आपके पास रहना चाहिए। कैपिटल गेन के टैक्स लगते हैं तो वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट या ब्रोकर के स्टेटमेंट या PLN स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास, जिससे आप पता कर सकेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे आप देख सके कि कितना आपको आपके नाम पे सारा चीज जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपना टैक्स भर सके और काम कर सके। तो आई थिंक कि मैंने बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें को बताने की कोशिश करी है, एंड मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। आई नो कि ये सब कुछ डिटेल वीडियो नहीं है ये, बट कोशिश करेंगे कि अगर कोई डाउट हो तो आपके, तो विल क्लियर इट। तो विल मीट यू सून अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। So till then, stay safe, stay healthy, and bye.